हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हो? क्या चल रहा है? स्टडी कैसी चल रही है? सब बढ़िया, सब चंगा। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक जी विद अस। इट्स अबाउट मी। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। मोर देन +6 years का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है और मेरी आईआईटी जैम रैंक 694 रही है। ठीक है दोस्त, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कनेक्ट हो जाइए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स, अपने भाई बहनों को भी बोलिए कि इस ऐप से कनेक्ट होंगे। ठीक है माय डियर, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमसे कनेक्ट होने के? तो दोस्तों, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के। सबसे पहला बेनिफिट है यार डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्ट करती है। दैट मीन्स 1-to-1 कनेक्ट करती है, जहाँ पे आप बिंदास होके जो भी आपके मन में डाउट्स होते हैं आप पूछते हो। ठीक है, इसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग करवाते हैं और पोलिंग के दौरान हमको ये पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने एक सवाल को सही किया है और कितने बच्चों ने एक सवाल को गलत किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज यार लाइव टेस्ट एंड क्विज। ठीक है दोस्तों, आपको हमेशा पढ़ने के साथ साथ टेस्ट देते रहना चाहिए, क्विजेस देते रहनी चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है कि आप कहते हैं प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। ठीक है, अब देखो, मान लेना एक सिचुएशन रखते हैं कि एक सवाल है, एक सवाल को मैं 1 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ और आप उसी सवाल को 5 मिनट में ख़त्म कर रहे हो, तो आपने किया और नहीं किया वो बराबर है। द रीज़न बिहाइंड टाइम का मैनेजमेंट, टाइम का रोल, क्वेश्चन के सिलेक्शन, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन अगर 1 मिनट का है तो मेरा 1 मिनट में ही ख़त्म हो जाए और उससे पहले ही ख़त्म हो जाए। मैं उसको अगर ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो मैं आने वाले अगले क्वेश्चंस के लिए हादसा है, वो नुकसान हो जाएगा। आप करते क्या हो बच्चे कि टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में अगर वो सही नहीं होता तो बच्चे केमिस्ट्री अटैम्प्ट करते हैं, फिजिक्स अटैम्प्ट करते हैं, मैथ्स आते आते छोड़नी पड़ जाती है। द रीज़न बिहाइंड उनका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं था, द रीज़न बिहाइंड उनका क्वेश्चन का सिलेक्शन ठीक नहीं था। इन सारी बातों का ख्याल रखना है और ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको खुद मिलेगा। वो तब मिल पाएगा जब आप मॉक टेस्ट और क्विज दे पाओगे। जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट, जितना ज़्यादा आप हमारे यहाँ क्विज अटैम्प्ट करोगे, उतना आपकी परफॉर्मेंस में ग्रोथ आएगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, अब हमको क्वेश्चन को सेलेक्ट करने आ गया है, अब हमको क्वेश्चन की ट्रिक पता चल चुकी है। ये सारी चीज़ें आपको आना शुरू होंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। दोस्त, हमारा जितना भी प्लान है, मतलब अनअकैडमी का जितने भी प्लान हैं A to Z, सारे प्लान अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स, स्ट्रक्चर्ड मैनर में है। क्या फ़ायदा है इसका? देखो यार, हर चीज़ का अपना शेड्यूल होता है। मैंने कहा कि जेई के लिए अगर हमारे 1 ईयर है हमारे पास और मैंने उसको 1 ईयर तक भी ख़त्म नहीं कर पाया, मैं उसको टाइम से ख़त्म नहीं कर पाया अपने कोर्स को, तो वो आपका नुकसान है। या अगर मैंने बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया तब भी आपका नुकसान है। अल्टीमेटली ना तो स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा स्पीड कम होनी चाहिए। इन सभी बातों का हम लोग पहले से ख्याल रखते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा पूरा प्लान अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में हो, स्ट्रक्चर्ड मैनर में हो। कौन सी कब क्लास लगनी है, कितनी क्लासेस लगनी है, कितने टाइम पे कोर्स खत्म होगा, क्योंकि माय डियर, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। आपका अगर रिवीजन टाइम पे नहीं, सब कुछ बेकार है। और इन सब का बहुत बेखूबी से ख्याल रखा जाता है कि आप एकदम बारीक से, हम लोग सोचते हैं कि कैसे प्लान करना है, मतलब पूरी कंप्लीटली प्री प्लानिंग होती है और वो आपके बेनिफिट्स के लिए है। ठीक है, इसके अलावा माय डियर, आपको छोटे छोटे माइनर टेस्ट देने होते हैं, मेजर टेस्ट देने होते हैं, मॉक टेस्ट देने होते हैं, आपको डीपीपी मिलती है, आपको नोट्स प्रोवाइड होते हैं, सब कुछ मिलेगा इन दिस स्ट्रक्चर्ड कोर्स पैटर्न। ठीक है ना, मज़ेदार चीज़ ये। ठीक है, नेक्स्ट इज आर अनलिमिटेड एक्सेस। दिस इज द नथिंग द ब्यूटी ऑफ दिस ऐप, वो मुझे ऐसा लगता है। इसकी बहुत सारी खासियत है यार। सबसे पहली खासियत ये है कि इन केस अगर माय डियर आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहते हो और आप किसी रीज़न से आप हमारा लाइव क्लास मिस कर चुके हो, तो आप रिकॉर्डेड को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात यार, अनअकैडमी में n नंबर ऑफ फैकल्टीज पढ़ाते हैं। अब आप सब्सक्रिप्शन एक से लोगे, लेकिन आप पढ़ किसी भी सकते हो। कहने का क्या सेंस है, आपको 10 केमिस्ट्री टीचर अच्छे लग रहे हैं, आप 10 की क्लास में ज्वाइन करो।
आपको 20 टीचर फिजिक्स से पढ़ने हैं, आप उनसे पढ़ो, आपकी मर्जी, आपका टीचर, आपका सिलेक्शन, आपका टाइम, सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, मतलब टाइम का भी आपके हाथ में भाई, तुझे 12 बजे पढ़ना तो रात में 12 बजे पढ़, तुझे सुबह 6 बजे पढ़ना तो सुबह 6 बजे पढ़, इट्स अप टू यू। ठीक है, और प्लान हमने एक का लिया, पढ़े बहुत सारों से, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार। आप इस बैच में भी ज्वाइन कर सकते हो, इस बैच में भी इनरोल कर सकते हो, सब बैच में आपको मौका मिलता है, आपको जो टीचर अच्छा लगेगा आप वहाँ जाओ। ठीक है, ये बहुत बड़ी ब्यूटी है यार इस चीज़ की। ठीक है, अमूमन मैंने देखा है कि नॉर्मल कोचिंग्स में क्या होता है, एक चैप्टर के या एक सब्जेक्ट की बात करें तो एक टीचर या 2 टीचर, मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन आप हमसे कनेक्ट होंगे तो आपको n नंबर फैकल्टीज़ मिलेंगे। सोचो कितनी बड़ी बात है यार ये। ठीक है दोस्त, इन सभी का फ़ायदा उठाने के लिए हमारा बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ीस है। माय डियर, हमारे 12 महीने की जो फ़ीस है वो है 38,500, बट इसमें भी आपको हम 10% का डिस्काउंट देते हैं, इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। और ये डिस्काउंट के बाद आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 34,650, मतलब आपको 34,650 पे करना है 12 मंथ के लिए। हाँ, और इस 10% के डिस्काउंट को यूज़ करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा। मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। माय डियर, इस कोड की हेल्प से आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा, है ना बहुत अच्छी बात। ठीक है, इसके अलावा दोस्त आप इस अमाउंट को हमारे आसान किस्तों में भी पे कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। ठीक है, जो भी प्लान के अकॉर्डिंग किस्त बनेगी वो आप इसको पे कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्त अगर आप क्लास 11th में हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यार आप 12 मंथ की जगह आप 24 मंथ का प्लान लो। मैं इसके बहुत सारे रीज़न बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि यार इसका जो अमाउंट है वो है ओनली एंड ओनली 56,000। इसमें भी दोस्त आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आफ्टर दिस डिस्काउंट आपको जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 50,400। ठीक है, तो इस अमाउंट को भी अवेल करने के लिए, इस 10% को डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको अगेन मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि ये धीरेन, दैट इज़ DHIREN। ठीक है, आप इस कोड को यूज़ करके आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, इसको भी अगर आप एक साथ नहीं पे करना चाहते हो तो हमारी आसान किस्तों में पे कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं किस्त को कैलकुलेट कर रहा हूँ तो जो पर मंथ की EMI बैठ रही है वो आपकी बैठ रही है 2100। अब 2100 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 सब्जेक्ट से तो आ रहा है 700 पर सब्जेक्ट। मतलब दोस्त 700 पर सब्जेक्ट में इतने सारे बेनिफिट्स, मतलब शायद आपके जो गली कूचे की कोचिंग होगी वो भी नहीं दे पाती होगी, वो भी इससे महंगी होगी। ठीक है, तो सोचिए हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मोटिव है कि लो कॉस्ट पे अच्छी और बेस्ट अप क्वालिटी की एजुकेशन दे सकें। ठीक है, हमारे यहाँ क्वालिटी का बहुत बड़ा ख्याल रखा जाता है। ठीक है, और हमारा पूरा मोटिव इस बात पर टिका है कि हम किस तरह हर बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। ठीक है दोस्त, आप सोच रहे होंगे कि आप क्यों सर मुझे मना कर रहे हो, ये जो 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के लिए है, आप इसके लिए क्यों मुझे मना कर रहे हो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो। तो दोस्त एक बात सोचो यार, अगर मैं पूरे PCM का सम कर दूं, सब्जेक्ट्स का PCM सब्जेक्ट में मैं चैप्टर्स का सम कर दूं तो मेरे पास करीबन 90+ चैप्टर होंगे, नो डाउट। 90+ चैप्टर को क्या वाकई आप तुम 3 महीने और 6 महीने में ख़त्म कर पाओगे? क्या तुम्हें लगता है ऐसा? और वो ख़त्म भी ऐसा करना जो IIT को नीड है। एक होता है ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल गए, एक होता है आपने पढ़ा, उस पर क्वेश्चन लगाए, उसके मॉक टेस्ट दिए, उसका माइनर टेस्ट दिया, उसका मेजर टेस्ट दिया। यार ये चीज़ 3 और 6 महीने में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा लंबी जर्नी होगी तो ज़्यादा आपको समय मिलेगा, ज़्यादा आप हमारी बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा पाओगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप भाई 24 मंथ का प्लान एटलीस्ट कम से कम लो। ठीक है, चलो दोस्तों, ये माय डियर को झलकियाँ हैं मेरे क्लास की। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे जैसे कहा था कि हम आपसे डेली कनेक्ट होते हैं लाइव क्लास के थ्रू। तो जनरली 9 PM पर अप्रॉक्स मेरी एक सीरीज़ चलती है। आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितने सारे मैंने मॉक टेस्ट ले रखे हैं, कितने सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। मैंने अलग अलग सीरीज़ शुरू कर रखी है। मैं 3 तरह की सीरीज़ मिलेगी, एक आपको PYQ मिलेगा, एक आपको रैपिड फायर मिलेगा,
और एक आपको बूम बूम मिलेगा। 3 तरह की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। आप इनमें से कोई भी सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। तीनों के अलग अलग मोटिव हैं। PYQ में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन से, रैपिड फायर में क्वेश्चन आते हैं, आपको 30 सेकंड दिया जाता है, खटक से आप करो, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, ये सब हर एक सीरीज़ की अपनी एक ब्यूटी है। दोस्त, आपसे मैं रोज़ रात 9 बजे मिलूँगा, इंतज़ार रहेगा। ठीक है, अगर आपको मुझसे मिलना होगा तो आप हमारी अनअकैडमी ऐप पे जाइए, मुझे सर्च करिए, वहाँ आप मुझे फॉलो करो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मैं कब कब क्या ला रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं रात में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्त। जैसा कि मैंने आपसे कहा हुआ है कि मैंने एक सीरीज़ प्लान कर रखी है। यहाँ पे सीरीज़ का नाम दिया है मैंने द नेम रिएक्शन सीरीज़। इससे पहले मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज़ पढ़ाई थी। ठीक है, इससे पहले मैंने आइसोमरिज्म पढ़ाया था, इससे पहले मैंने GOC पढ़ाया था। तो बहुत सारी चीज़ मैं पढ़ा के आया हूँ। अब जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसका नाम है द नेम रिएक्शन सीरीज़। ठीक है, इस नेम रिएक्शन की सीरीज़ में मैंने पार्ट 1 में एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाया था और आज अपन लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, कैसे ये एल्डोल से अलग है, क्या क्या इसके अंदर होते हैं, कितने टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, ये सारी बातें अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्त। चलिए देखिए, कैनिज़ारो रिएक्शन की बेसिक सी क्या नीड है। सबसे पहले कि कैनिज़ारो रिएक्शन की खासियत ये है कि इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, या यूँ कहूँ एक डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन करते हैं, जिसमें से एक स्पीशीज़ ऑक्सीडाइज करती है और एक स्पीशीज़ रिड्यूस करती है। कहने का क्या सेंस है, कौन कौन से ऐसे एल्डिहाइड होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो एक देखो आपका फॉर्मल्डिहाइड दिख रहा है दोस्त, एक आपका बेंजल्डिहाइड दिख रहा है दोस्त। ठीक है, इसी तरह आपका ट्राई अल्काइल एल्डिहाइड दिख रहा है दोस्त। इसी तरह आपको हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड्स दिखाई देंगे। ये सारे ऐसे एल्डिहाइड्स हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन जो कि sp3 होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन ये sp3 नहीं है और इसके पास हाइड्रोजन भी नहीं है कोई। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज़ जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जनरली यही आपको मिलेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो टू एल्डिहाइड्स, टू सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड, टू सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड, डिफरेंट भी हो सकते हैं एल्डिहाइड, does not contain alpha hydrogen, undergo disproportionation reaction, ठीक है, in presence of कॉन्ग अल्कली। कॉन्ग बोले तो कंसंट्रेटेड अल्कली बोले तो कोई बेस ले लीजिएगा, आप NaOH ले सकते हैं, आप KOH ले सकते हैं, कोई भी आप स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए। ठीक है, कॉन्ग अल्कली बोलते हैं इसको। ठीक है, गिव्स अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट प्रोवाइड कराता है। तो अभी डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि ऐसे दो एल्डिहाइड जो कि या तो सेम होंगे या तो डिफरेंट होंगे, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की तरफ जाएंगे। और जब डिसप्रपोर्शनेशन जाएंगे तो एक आपको अल्कोहल देगा और एक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट देगा। ये काम हमेशा याद रखिएगा दोस्त, कॉन्क अल्कली की प्रेजेंस में होनी चाहिए, मतलब कॉन्क बेस पड़ा होना चाहिए। ठीक है, आइए इसको मतलब को समझते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं फिर उसको समझते हैं। तो माय डियर, मैंने कहा कि ऐसे दो एल्डिहाइड, लेट्स सपोज करिएगा मैंने दो ऐसे एल्डिहाइड ले लिया, इसके 2 मोल्स ले लिया और इसको मैंने स्ट्रॉन्ग NaOH में डाल दिया, दैट इज कॉन्क NaOH में डाल दिया। अब मैंने कहा कि ये डिसप्रपोर्शनेशन जाएंगे। याद करो थोड़ा सा क्लास 9th या 10th जो रहा होगा आपका,
उसमें आपने डिस्प्रपोनेशन पढ़ा होगा कि एक ही स्पीशीज़ को अगर मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ और एक ही स्पीशीज़ को अगर मैं रिड्यूस करता हूँ तो उसको बोलते हैं वो डिस्प्रपोनेट कर गया, वही मेंबर ऑक्सीडाइज भी और वही मेंबर रिड्यूस भी। अब यार ये तो आपको नॉलेज है ना कि अगर मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूँगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एल्डिहाइड का रिडक्शन करूँगा तो अल्कोहल बनता है। क्या बोला मैंने? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूँगा दोस्त तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड का रिडक्शन करूँगा तो दोस्त आपको अल्कोहल मिलेगा। मतलब आपको दो चीज़ मिलने वाली है, एक आपको एल्डिहाइड मिलने के साथ जो रिएक्शन हो रहा है, एक आपको अल्कोहल मिलने वाला है और एक आपको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है। एक आपको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है। तो एक का रिडक्शन हो रहा है और दोस्त एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस वाले का दोस्त रिडक्शन हो रहा है और इस वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसा मैंने कहा था कि ये डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब चूंकि मैंने यहाँ पे अभी दो सेम लिए हैं, मैं दो डिफरेंट भी ले सकता हूँ। मैं बात करूँगा इसकी मैकेनिज्म के साथ, बात करूँगा कि कैसे ये यहाँ से यहाँ कूद गया, अपनी मर्जी से तो हुआ नहीं होगा, अंदर ऐसी क्या कहानी चली होगी, ये सारी बातें अपन लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कैनिज़ारो है ये तीन तरह की होती हैं। एक सेल्फ कैनिज़ारो, एक हमारी क्रॉस कैनिज़ारो और एक हमारी इंटरनल कैनिज़ारो। तीन तरह की अपन लोग कैनिज़ारो पढ़ने वाले हैं, सेल्फ, क्रॉस एंड इंटरनल, ठीक है। एक एक करके तीनों के बारे में समझते हैं, तीनों की मैकेनिज्म समझते हैं। एक की वैसे आ गई तो अपने आप दूसरे की भी आ जाएगी, नो डाउट है, ठीक है, ओके। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि क्रॉस और इंटरनल में क्या डिफरेंस होता है, कैसे वो सेल्फ से अलग होता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेल्फ कैनिज़ारो की। जब दोस्त सेल्फ कैनिज़ारो की बात करते हैं तो सेल्फ का मतलब होता है अपने खुद के सेम स्पीशीज़। जैसे अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वो कुछ ऐसे लिया था कि आपके बेंजील्डिहाइड के 2 मोल्स थे और आपने इसको कॉन्केनेज में रिएक्ट कराया और यहाँ पे प्रोडक्ट बना दिया P1 + P2। तो ये जो आपने खुद किया ना, जिस मतलब एल्डिहाइड के दोनों सेम मोल लिए, तो उसको अपन लोग बोलेंगे सेल्फ कैनिज़ारो। अब ये कुछ क्या मैकेनिज्म टेक प्लेस की होगी, क्या इसके होने के एविडेंस हैं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे आने वाले टाइम पूछता है कि एविडेंस बताइए कि कैनिज़ारो रिएक्शन की काइनेटिकली एविडेंस क्या है। भाई कौन सा ऑर्डर है, कौन से टाइप की रिएक्शन है, कौन सा स्टेप आपका RDS है, क्या इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है, सारी बातें अपन लोग इसके मैकेनिज्म से सीखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं द मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारो। कैनिज़ारो की मैकेनिज्म क्या कहती है, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नॉर्मली एक एल्डिहाइड का, मैंने बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस बेंजल्डिहाइड में कॉन्क NaOH डाला है, दैट इज OH- डाला है। इस OH- को मैं एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करवाऊँगा। आपको अच्छी तरह पता है कि कार्बोनिल का ये जो सेंटर होता है ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने वाला है ना। तो बच्चे ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, फॉलोड बाय द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये कुछ दोस्त ऐसे खुल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CO-, यहाँ H वैसे का वैसे और ये OH आ गया, ठीक है। इसको आप नाम देते हो हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड आयन नाम दे सकते हो, ठीक है। ये हाइड्रोक्सी है क्योंकि OH लग गया, ठीक है। हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयंस नाम देते हैं इसको, ठीक है। ये कोई आयन बना है। अब चूंकि मैंने 2 मोल लिए थे दोस्त, तो पहला मोल मेरा ये था, ये मैं रिवर्सिबल का साइन बना रहा हूँ और ये बता देता हूँ ये फास्ट होता है, बहुत तगड़ा है, बहुत तेज से होने लगता है। तो ये रिवर्सिबल का साइन है, इसके लिए याद रखना है ये आपने, ठीक है। नेक्स्ट बात कि ये चूंकि आपका कुछ ऐसा बना है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हो, इसको एल्डिहाइड के दूसरे मोल से रिएक्ट कराते हो। ये स्टेप स्लो नहीं, कतई स्लो होता है। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर मतलब जब मैंने वर्ड यूज़ किया हाइड्राइड ट्रांसफ़र, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा आपके,
नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा, इसी वजह से इसका नाम दिया है हाइड्राइड ट्रांसफ़र। तो दोस्त मैं क्या करने वाला हूँ, इस H को यहाँ से निकालने वाला हूँ इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, दैट इज़ H माइनस, और ये आपका पॉजिटिव है। तो ये जो H माइनस है ये खुल के यहाँ से जाएगा और इस पर अटैक करके इसको बाहर निकालेगा। ये हाइड्राइड यहाँ से H निकला, ये यहाँ पे गया और उसको बाहर निकाला, और फाइनली दोस्त तुम्हारे सामने जो आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। यहाँ आएगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे O, जो कि यहाँ नेगेटिव ये पॉजिटिव, COOH टाइप बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप बन गया, प्लस प्लस दूसरा वाला ध्यान से देखना जिस पे हमने हाइड्राइड ट्रांसफ़र किया था, तो ये CO माइनस, यहाँ पे आप H, यहाँ पे आप H करते हो। अब क्या होता है, इसके बाद इसमें अपन लोग बोलते हैं, या इधर लिखना देना चाहिए, क्योंकि इसमें दवा के एसिड बेस पढ़ाई है, तो यहाँ से फिर से ये जो OH माइनस को हम लोग बोलते हैं इंट्रा प्रोटॉन ट्रांसफ़र, प्रोटॉन ट्रांसफ़र। यहाँ से बेटा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव निकल के इसके पास चला जाता है। बाकी चूँकि सॉल्ट है, NOH पढ़ाई है, तो फाइनली जो आपका यील्ड बनने लगता है, जो आपका फाइनल यील्ड बनता है वो कुछ ये बनता है, दैट इज़ बेंजीन C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, एक टाइप का सॉल्ट तैयार हुआ, और कुछ यहाँ पे ये ऐसे आ गया। इसको अपन लोग क्या नाम देंगे, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। एंड दिस इज द सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ज़्यादा अच्छा होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड इसका नाम। तो असल में हमने क्या क्या देखा, एक बार हम रिकॉल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने देखी, जो मेन इसकी सबसे बड़ी जो इस रिएक्शन की जो ड्राइविंग फोर्स है, अगर आपसे कोई पूछता है इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो दैट इज आंसर इज हाइड्राइड ट्रांसफ़र, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र होना, या यूँ कहूँ हाइड्राइड आयन का यहाँ से यहाँ पे जाके अटैक करना। और यही स्टेप आगे चल के स्लो है, चूँकि ये स्लो है तो आगे चल के हम लोग जो RDS पढ़ेंगे तो इसके लिए पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अपन का जो मेन मोटिव था, सबसे पहले मैंने क्या किया, एज ए न्यूक्लियोफाइल लिया, अटैक मारा, खटक से ये यहाँ पे आया, ठीक है। आने के बाद मैंने हाइड्राइड ट्रांसफ़र कराया, हाइड्राइड ट्रांसफ़र से कहानी को ऐसे खुली, और उसके बाद फिर आपने एज अ बेस डाल के NaOH को फिर से एज आपने बेस यूज़ किया, और उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन कराते हुए आपने फाइनली सॉल्ट बनाया और अल्कोहल को अलग किया, ठीक है। तो एक हमारा बना सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एक हमारा बना अल्कोहल, ठीक है। याद रहेगी मेरी बात, पक्का याद रहेगी, है ना। अब यहाँ लिखिए कि भाई व्हाट इज द एविडेंस ऑफ दिस Cannizzaro रिएक्शन, you kinetic evidence of Cannizzaro reaction। क्या इसकी काइनेटिक एविडेंस रही होगी? सबसे पहली बात, अगर मैं तुमसे बात करता हूँ कि रिएक्शन के ऑर्डर की, देखो ऐसा है कि अगर लॉजिकली सोचो तो 2 मोल मेरे एल्डिहाइड के पड़ रहे हैं, चाहे वो फॉर्मल्डिहाइड हो चाहे वो बेंजल्डिहाइड हो, 2 मोल इसके पड़ रहे हैं, कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, 2 मोल एल्डिहाइड के पड़ रहे हैं, और 1 मोल जो है जनरल कंडीशन पे किसके पड़ रहा है, OH माइनस का पड़ रहा है, और ये प्रोडक्ट बना रहा है P1 + P2। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होगा, तो बोलोगे सर रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड ना बोल के बोलोगे एल्डिहाइड का स्क्वायर, क्योंकि 2 मोल है, और दूसरा है ये जो आप NaOH डाल रहे हो इसका बेस, इसका 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ और थोड़ी सी केमिकल काइनेटिक्स अगर हम दोनों दोस्त जानते हैं, तो मैं सीधे लिखूंगा कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3rd। बहुत बार जेई में पूछा गया है, सवाल है कि कैनिज़ारो रिएक्शन किस ऑर्डर को फोर्स करती है, दैट इज 3rd ऑर्डर को फोर्स करती है। 3 ऑर्डर होते हैं, इस 3 ऑर्डर से हम ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि जो पहले के 2 फॉर्म हैं वो हमको एक किससे मिले, एल्डिहाइड से मिले हैं, और दूसरा फॉर्म है वो हमको बेस से फॉर्म में मिला है। मतलब अगर मैं एल्डिहाइड के नेचर को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन में फ़र्क पड़ेगा, यही तो मतलब हुआ। रेट का बढ़ना और रेट का घटना कंसंट्रेशन ऑफ एल्डिहाइड्स पे डिपेंड कर रहा है। मतलब आने वाले टाइम में हम ये भी देखेंगे कि कैसे एल्डिहाइड का कैसा रेट होगा, एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप लगाऊंगा कि रेट फास्ट होगा और कौन सा ग्रुप लगाऊंगा कि रेट स्लो होगा।
इस बात को समझने के लिए हमको आगे कहानी पढ़नी पड़ेगी। अभी ये पहला एविडेंस है, काइनेटिक एविडेंस है कि अगर आपसे बोलता है कि पूछता है कि कैनिज़ारो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो माय डियर ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। मैंने कुछ हायर बुक्स में ये भी पढ़ा है कि अगर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ले लूँ कॉन्क NaOH का तो ये फोर्थ ऑर्डर भी हो जाती है। when हाई कंसंट्रेशन, हाई नहीं मतलब तगड़ा और वाला हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है, अगर ले लें, देन दिस रिएक्शन फॉलोज द फोर्थ ऑर्डर। और ये मतलब ठीक है, दिस नॉट द पार्ट ऑफ जेई का हिस्सा नहीं है ये, ठीक है। आपको नॉर्मली अगर आपसे पूछता है तो सीधे बोलोगे सर ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, बट कंसंट्रेशन ऑफ बेस बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं तो उस टाइम जो रेट होता है वो एल्डिहाइड के तो डायरेक्टिव के स्क्वायर है ही है और बेस के भी हो जाता है, तो सीधे आप लिखते हो भाई रेट इज इक्वल टू के इसका और इसका, और वहाँ पे आप निकालते हो कि यार ये जो आपकी ऑर्डर है ये फोर्थ ऑर्डर है। बट कब होता है, ये एक्सेप्शनल केसेस, स्पेशल केसेस हैं, ये आईआईटी में कभी नहीं पूछेगा। हाँ, आईआईटी में ये पूछता है और ये पूछा हुआ भी है कि कैनिज़ारो जनरल कंडीशंस पे कौन से ऑर्डर को फॉलो करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे थर्ड ऑर्डर को फॉलो करती है, ठीक है। नेक्स्ट बात, द आरडीएस दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप। इस रिएक्शन का आरडीएस क्या होगा, तो आरडीएस इस रिएक्शन का वो होगा, स्लोएस्ट होगा, दैट इज हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर इस रिएक्शन का आरडीएस माना जाता है, जहाँ से आप हाइड्राइड को ट्रांसफर करते हो। आपने देखा पीछे मैकेनिज्म में, देख लो दोस्तों एक बार दोबारा कि ये मैंने हाइड्राइड को ट्रांसफर किया, यही स्टेप स्लो है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि इस रिएक्शन की काइनेटिक के लिए आरडीएस कौन सा है, दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप इन द केमिकल रिएक्शन, तो क्या बोलोगे, हाइड्राइड ट्रांसफर इसका आरडीएस है। ये भी सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, क्लियर कट है, मेरी बात समझ में आ रही है। तीसरा एविडेंस, तीसरी बात यह है कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए H को D से रिप्लेस करूं, मतलब हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं ड्यूटेरियम से, तो उस केस में मतलब मैंने NaOH की जगह, एग्जाम्पल लेना, NaOH की जगह मैंने उसको रिप्लेस कर दिया NaOD से, तो क्या अभी भी प्रोडक्ट वही बनेगा या अलग बनेगा, तो आंसर इज वही बनेगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका हाइड्राइड ट्रांसफ़र हो रहा है, ये जो हाइड्राइड ट्रांसफ़र बन रहा है, तो ये H से निकल रहा है। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किसी ने OD डाल भी दिया, इमेजिन करेगा थोड़ा सा यहाँ पे हाइपोथेटिकल करेगा क्योंकि मैसी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये H की जगह मैं अगर इसको D से रिप्लेस कर भी देता हूँ दोस्त, तो ये यहाँ को जाएगा, जब ये यहाँ जाएगा तो दोस्त ये H वाला D बन जाएगा, ये H का ये वाला D बन जाएगा, मतलब ये H का अभी भी D रह जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। ओके, तो जो हाइड्राइड ट्रांसफर हो रही है वो आपको H से ही मिल रही है, यहाँ पे आपका जो आएगा, कह सकते हो ये आपका डी लग जाएगा। हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हो, ठीक है। तो H को जब हम D से रिप्लेस करेंगे तो थोड़ा सा यील्ड का ख्याल रखना। एक मैंने आगे क्वेश्चन भी कराया है कि H को D से करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। आओ मैं क्वेश्चन दिखाता भी हूँ, एक सेकंड आप होल्ड करना, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। H को D से रिप्लेस करना, हाँ भाई ये क्वेश्चन है। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे D लगाया हुआ है और यहाँ पे OH माइनस डाल रखा है, और आपसे बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ कैनिज़ारो बताइए, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिएगा, सोचिएगा बंदे ने क्या जवाब दिया है, क्या सोचा है, किसका ट्रांसफ़र होना चाहिए, आपका दिमाग काम करेगा, ये मैं नहीं बताऊँगा। हाँ चलो, मैकेनिज्म से अगर चलता हूँ तो दोस्त देखो, इसकी मैकेनिज्म कुछ ऐसी हो जाएगी क्या, ये अटैक यहाँ पे, ये यहाँ खुलेगा, यहाँ आ जाएगा O माइनस, यहाँ आ जाएगा D, यहाँ आ जाएगा OH। लेकिन चूंकि हमारे पास ये हाइड्रोजन भी है और ये ड्यूटेरियम भी है, जब शिफ्ट होने की बात आती है ना, मतलब जब मुझे दूसरे मोल पर अटैक करना होता है ना, तो ये बात याद रखिएगा, जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन होती है वो ड्यूटेरियम से ज़्यादा होती है। मतलब हाइड्राइड जो है वो जल्दी ब्रेक फॉर्म में आ जाएगा एज कम्पेरिजन टू ये वाली बॉन्ड। मतलब अगर ये A बॉन्ड है, ये B बॉन्ड है, तो आप B वाली बॉन्ड को जल्दी तोड़ सकते हो। अब दोस्त जब तुम इसको जल्दी तोड़ सकते हो तो आपको जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो हाइड्रोजन की ड्यूटेरियम से ज़्यादा है, इसलिए H अपने माइनस फॉर्म में जाएगा और ये कुछ यहाँ खुलेगा दोस्त,
ठीक है। ओके, जब ये दोस्त ऐसे खुलेगा तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी क्या, यहाँ पे तो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन गया, C डबल बॉन्ड O, एक D यहाँ पे था, एक OH यहाँ पे था, प्लस प्लस यहाँ आ जाएगा H, CO माइनस की जगह यहाँ पे खुल जाएगा, यहाँ आ जाएगा H और यहाँ आ जाएगा D। बाकी अब आपको बॉन्ड तोड़ना होगा तो फिर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ के यहाँ अटैक कराओगे दोस्त। तो मैंने पीछे काम किया है, मैंने कुछ नया नहीं किया, तो एक CH2OD रह गया, एक प्रोडक्ट आपका आया है CH2OH और यहाँ आया D, और एक में आपका ये रह गया दोस्त माइनस फॉर्म में, दैट मीन्स H, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस और यहाँ D। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, देख सकते हैं CH2H और D। ये नहीं हो सकता, A नहीं हो सकता, और B तो हो ही नहीं सकता, हटाई दो। D2 इज इट पॉसिबल, नहीं, तो बचा कौन सा दोस्त, ऑप्शन C। आप देख सकते हो C ऑप्शन में बैठ भी रहा है, सारी कहानी बैठ रही है कि नहीं, क्लियर कट ये बात समझ में आई कि नहीं बात ये। तो आप जब DOH का अटैक कर रहे हो तो वहाँ पे जो D है उसका कभी भी मूवमेंट नहीं होता है, आने वाला OH की जगह आप OD लाओगे तो बात अलग है, लेकिन जो अगर वहाँ पे D है तो इसका एविडेंस कहता है कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। आप देख सकते हो जो D यहाँ पे था वो अटैक कर देने के बाद भी वहीं पे है, उसके बाद भी वहीं पे है, उसके बाद यहाँ पहुँचा तब भी वहीं पे है, तो हर D अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है। मेरी बात पकड़ पा रहे हो? तो दिस इज द एविडेंस ऑफ दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन की एविडेंस, काइनेटिकली एविडेंस को बताती है कि ड्यूटेरियम को अगर हम इसका हिस्सा मानते हैं तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा दोस्त, ठीक है, एक सेकेंड, है ना, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा दोस्त। ओके, तो यहाँ पे हम थे कि अगर हम H को D से रिप्लेस करते हैं तो NaOH में तो OD हो जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपका D ले लेता हूँ तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है ना, D अपनी जगह स्थित रहेगा। एक आपका सॉल्ट बन जा रहा है, एक आपका सॉल्ट बन रहा है DOO माइनस का, और एक आपका अल्कोहल बन रहा है CH2OD का, है ना, कुछ ऐसा बन रहा है। ये हमने दो पीछे प्रोडक्ट बनाए, तो ये भी अपने आप में एविडेंस है, ये बताता है इस रिएक्शन की काइनेटिक्स के बारे में, ठीक है। पक्का दोस्त मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम क्या क्या सीख रहे हैं, गहराई समझ पा रहे हो? चलो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर थोड़ा सा मैं दोबारा से इसको लिखूं थोड़ी देर के लिए एक बात सोचो, बस अपने आप को आपके साथ एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट करूँगा क्योंकि दोबारा इतना बनाना नहीं चाह रहा मैं शायद और कुछ रब भी नहीं कर सकता। मैंने एक पेन ले ली इस कलर की। दोस्त थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकल सोचना कि इस वाले के CHO के कार्बन को नंबर 1 दे देता हूँ। ये नंबर 1 यहाँ पे है, ये नंबर 1 यहाँ पे है, ठीक है, ये नंबर 1 यहाँ पे है, और आने वाला नंबर 1 भी यही है, ठीक है, ओके। और फाइनली ये नंबर 1 यहाँ पे है, जबकि एक को मैं नंबर 2 दे रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ ऐसा, बस आपको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, आपको डिफरेंस क्रिएट करा सकूं कि मैं क्या कर रहा हूं। गिनने कर देता हूं, दूसरा वाला एल्डिहाइड को मैं नंबर 2 कर देता हूं। ये वो एल्डिहाइड है जिस पर अटैक हुआ है, जिस पर हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ है, ये नंबर 2 है, और ये दूसरा नंबर 2 है। आप एक बात ऑब्जर्व करो, मैंने 1 और 2 करके क्या सीखा, मैंने 1 और 2 करके ये पाया कि जिस पे शुरुआत में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है 1 वाले पे, उसी का आगे जाके सॉल्ट बना है, और जिस पे हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ है, जिस पे, वो जाके क्या बना है, अल्कोहल बना है। मतलब अगर मेरे पास 2 डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे तो जब मैं जजमेंट करने पे आऊंगा तो जिस पे मैं न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करूंगा मैं उसी का सॉल्ट बनाऊंगा। हाय हाय, बहुत बड़ी बात बोल दी। क्या बोला? अगर मैं 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लेता हूं और मुझे क्रॉस कैनिजारो के टाइम ही मजा आएगा, ये
मेरे पास दो डिफरेंट एल्डिहाइड है और मुझे बिना मैकेनिज्म किए मुझे बताना है कि भाई मेरे किसका सॉल्ट बनेगा और किसका अल्कोहल बनेगा, तो ये तरीका है। ठीक है, कंक्लूजन मैं अपनी हिंदी भाषा में लिख दे रहा हूं, कंक्लूजन लिख रहा हूं, ठीक है, कि जिस पे पहले न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया उसी का सॉल्ट बनता है और दूसरे वाले का अल्कोहल बनता है, मतलब दूसरे वाला रिड्यूस होता है। ठीक है ना, जिस पे पहले न्यूक्लियोफाइल ब्रैकेट में OH माइनस अटैक करेगा उसी का ऑक्सीडेशन होगा, उसी का ऑक्सीडेशन होगा एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उसी का बनेगा। जबकि जो दूसरा वाला है द नेक्स्ट अल्कोहल, दूसरा वाला कितना सिंपल भाषा में लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है, अल्कोहल बन जाएगा, मतलब वो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो अपन लोग ने दोस्त ये सीखा कि जिस पे ये आप OH का अटैक करा रहे हो उसी का सॉल्ट बन रहा है, दूसरा वाला अल्कोहल बन रहा है। ये मजा पता है कब आएगा, जब आप क्रॉस के निजारो करोगे, और वही कराने जा रहा हूं अब। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं नेक्स्ट बात के लिए, क्रॉस के निजारों के लिए। देखो क्रॉस के निजारों में क्या होगा, हम इसके भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है कि जिनके पास दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, हाँ, उसमें से हमको चुनना पड़ेगा कि किसको मैं ऑक्सीडाइज करूं और किसको मैं रिड्यूस करूं। जैसे देखो ये है मेरे पास और यहां दे देगा NaOH और आपसे कॉन्क NaOH कुछ भी डाल देगा और बोलेगा यहाँ 50% लिख देगा और आपसे बोलेगा प्रोडक्ट बताओ P1 एंड P2। अब देखो नो डाउट मैकेनिज्म तो सेम लगनी है और एग्जाम हॉल में अपने पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं बार बार उसको मैकेनिज्म सॉल्व करूं, तो क्यों ना इसके बेसिक को हम जब सीख चुके हैं तो अब सीधे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोस्त हमें अपना टाइम बचाना है, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो अगर मैं तुमसे पहला ऑप्शन देता हूं कि मेरे पास दोस्त OH माइनस है और तुम्हें OH माइनस का अटैक कराना है, तुम बस इतना सोचो कि ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, आप किस पे OH माइनस का पहले अटैक कराओगे, क्योंकि जिस पे आप पहले अटैक कराओगे एज पर रूल उसी का क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा, रिड्यूस होकर अल्कोहल बन जाएगा। ये बात तो माननी पड़ेगी। अब दोस्त खुद सोचो सोचो सोचो, बताओ फटाफट से कि इसमें से किसको अटैक कराएं, किस पे अटैक कराएं इस OH का। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, हम न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करा रहे हैं, रेड करा रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे आके अटैक करेगा जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, या यूं कहूं जहां पे हिंड्रेंस कम होगी। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो बेंजीन है इसका कहीं ना कहीं हिंड्रेंस पड़ रहा होगा इस कार्बन पे जहां पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हिंड्रेंस फ्री है, हाइड्रोजन के कोई हिंड्रेंस नहीं होते। तो चूंकि हाइड्रोजन के हिंड्रेंस नहीं होता इसलिए हिंड्रेंस फ्री होता है दोस्त, और जब ये हिंड्रेंस फ्री होता है तो ये जो OH माइनस है वो इसी पे अटैक करेगा। आंसर आ चुका है, हमको इस पे अटैक कराना है, मतलब मैं इसका बनाऊंगा सॉल्ट HCOO माइनस Na प्लस और इसको करा दूंगा रिड्यूस, मतलब इसका बनाऊंगा बेंजीन पे CH2OH। गजब बात बोल गया या नहीं बोल गया, बात समझ में आई। देखो बिना मैकेनिज्म के हमने प्रोडक्ट बनाया, बार बार मैकेनिज्म हमने नहीं करनी, और ये भी दिमाग में आ गया कि हाँ भैया इसी का सॉल्ट बनेगा, इसी का अल्कोहल बनेगा, वो पहली बार मैकेनिज्म में सीखा था। द कंक्लूजन इज न्यूक्लियोफाइल विल ऑलवेज अटैक टू द लेस हिंडर्ड साइड, लेस क्राउडेड साइड, और जहां पे वो अटैक कर देगा फ्यूचर में उसी का सॉल्ट तैयार होना है। ठीक है, अगर मैं यही सवाल थोड़ा सा आपको ट्रिकी कर दूं, ये मैं कुछ ऐसा कर दूं कि एक आपके पास OCH3 कर दूं और एक लेट सपोज करो मैं NO2 कर देता हूं, और मैं आपसे बोलता हूं दोस्त कि तुम्हारे पास OH माइनस है और यहाँ पे हीट कर देगा थोड़ा सा, जो भी है कॉन्क पड़ा ही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पड़ा है ना, कॉन्क NaOH है, और आपसे बोलेगा भाई दो प्रोडक्ट बनेंगे P1 एक P2 और डिसाइड करो
कि P1 किसको बोलोगे, P2 किसको बोलोगे। या सीधे बोल देगा कि P1 का सॉल्ट बन रहा है, P2 का कुछ बन रहा है, तो P1 यहाँ पे कौन है, किसका सॉल्ट बन रहा है। तो फिर वही बात, हमको किसका अटैक कराना है, OH का अटैक कराना है। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, अच्छी फीलिंग आएगी क्या, है ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है तुम्हें OCH3 कैसा ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और यहाँ पे NO2 कैसे ग्रुप है, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो डोनेटिंग कहीं ना कहीं रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और जब ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ओवरऑल हिंड्रेंस बढ़ जाएगा इस पे। जबकि यहाँ पे क्या करेगा NO2 क्या करेगा, खींचेगा, अपनी तरफ बुलाएगा। रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, हिंड्रेंस घटेगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की चांसेस आने लग जाएगी, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। मतलब दोस्त इस पे अटैक हो सकता है, तो इस पे जब अटैक होगा तो मैं सीधे सीधे बोलूँगा कि ये जो तेरा NO2 वाला है तो उसका सॉल्ट बना दिए, और ये जो OCH3 वाला है इसका अल्कोहल बना दिए। गेटिंग माय पॉइंट ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कर रहा हूँ। देखो बिना मैकेनिज्म में कर रहा हूँ, अब मैकेनिज्म की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है हमको प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये तो ब्यूटी है हमारे, एक बार मैकेनिज्म सीखने के बाद दोबारा टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्रॉस कैनिजारो एक जगह लास्ट ऑब्जर्व किया जाता है। क्रॉस कैनिजारो को अपन लोग एल्डोल के साथ यूज करते हैं। ये मैंने लास्ट वाली एक वीडियो बनाई थी एल्डोल की, उसमें क्वेश्चन कराया था। ये जो क्रॉस कैनिजारो होता है ये विथ एल्डोल होता है, या यू देखो फॉलोड बाय एल्डोल, ज्यादा अच्छा है, फॉलोड बाय एल्डोल। इस टाइम एक टाइम कंडीशन आती है कि हमको कैनिजारो करनी पड़ जाती है, और इसी कैनिजारो को अपन लोग बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो, ठीक है। जैसे याद करो हमने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे मेरे पास HCHO है, एक्सिस में है, और यहाँ पे मेरे पास CH3CHO है। याद करो ये बात मैंने बताया था आपको, और जो बच्चे डायरेक्ट वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार एल्डोल वाली मैकेनिज्म को जरूर देखें, ठीक है। और मैंने इसमें OH माइनस डलवाया था, और मैंने कहा था कि इसका प्रोडक्ट बनाते हैं और बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो याद करो, पहले तो देखो अपन लोग को करना क्या था, यहाँ पे ये मेरा न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा था, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा था, और हमने भर भर के एल्डोल किया था। एल्डोल हम तब तक कर सकते हैं जब तक मेरे पास अल्फा हाइड्रोजन सारे के सारे यूज ना हो जाएं। फंक्शनल ग्रुप बगल वाला का अल्फा कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल सारे यूज करते थे। तो मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा मैकेनिज्म सोच रहा हूं ना करूं, आपका और मेरा दोनों का समय कीमती है यार। अगर मैं पहली बार एक बार करूंगा डायरेक्टली तो कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, ये आएगा। याद करो ऐसे हमने किया था, ये इसका एल्डोल है, ये कैनिजारो नहीं दोस्त, ये एल्डोल है, ठीक है ना। अब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन दोबारा है, चूंकि फॉर्मल्डिहाइड एक्सिस में पड़ा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, बिंदास होके आप यूज़ करो, बिंदास होके आप इसको यूज़ करो। तो आप दोबारा यूज़ करो, मैं सीधे लिख रहा हूँ यार, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड आपने दोबारा यूज़ किया, और कहीं कुछ ऐसी कंडीशन आई, CH2CHO, यहाँ आया दोस्त CH2OH, यहाँ आया दोस्त CH2OH, और यहाँ आया CHO, यहाँ तक हम पहुँचे थे। अब देखो आज ज़्यादा समझ में आएगा कि कल मैंने आपको बताया भी था, एक कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपका CHO है, और ये आपका अब फॉर्मल्डिहाइड यूज़ कर रहे हो। अब ध्यान से सोचना कि इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन है दोस्त, इसके पास भी दोस्त नो अल्फा हाइड्रोजन है। क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अब कौन सी रिएक्शन होगी, बोलो बोलो, कैनिजारो, कैनिजारो। अगर कैनिजारो होगी तो तुम बता दो, अब तुम दिमाग लगाओ कि बता इस OH माइनस वाले का अटैक कहाँ कराएगा, फॉर्मल्डिहाइड पे या क्राउडिंग पे। हाँ एग्जैक्टली, आप इस पे अटैक कराओगे, और जिस पे अटैक कराओगे उसका क्या बनेगा, सॉल्ट, दूसरे वाले का क्या बनेगा, अल्कोहल। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आता, फाइनली कल आया भी था, कल हमने किया भी था ये क्वेश्चन,
और इसको ऐसे कुछ गणेश जी टाइप बनाया था, इट्स लाइक यू, है ना, ऐसे भौकाल में बनाया था ना ये, प्लस एक पार्ट आपका ऑक्सीडाइज होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसी को रिड्यूस क्यों किया, इसको रिड्यूस क्यों नहीं किया। कल तो मैंने कहा था आपसे, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि भाई अभी आप मान के चलो कि आपको कैनिजारो नहीं आती है, बट ठीक है, मेरी बात पे विश्वास रखो कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन आज आपको समझ में आ चुका होगा कि न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा जहाँ पे हिंड्रेंस कम होगी, और जहाँ पे हिंड्रेंस कम होगी उस पर अटैक होने के बाद उसी का क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को मैकेनिज्म के साथ तैयार करो, आपका एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। फिर तो एक बार मैकेनिज्म आ गई तो यार सारे क्वेश्चन आ गए। ठीक है, चलो, आई होप मेरी बात अभी तक आपको समझ में आई होगी। कहानी को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। हाँ, एक एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शनल केस ऑफ कैनिजारो। सिर्फ एक ऐसा है जिसमें कैनिजारो चला जाता है जबकि बावजूद उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। दिस में गो फॉर कैनिजारो। ये बस आप याद कर लो कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी कैनिजारो जाता है। ठीक है, दिस इज द ओनली केस इन द एक्सेप्शनल इन केस ऑफ कैनिजारो कि आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वैसे अपने आप में। अगला आएगा आपका इंटरनल कैनिजारो। इंटरनल कैनिजारो का क्या मतलब है, अपने अंदर ही कैनिजारो करवा दें क्या? आंसर इज हाँ, सही पकड़े हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो ये ले लिया, है ना, और मैंने अटैक कराया। ठीक है, अटैक कराने के बाद वही काम करना है, यहाँ पे अटैक किया, इसको खोला, तो ये बना H, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ आया O नेगेटिव, है ना, यहाँ आया H, यहाँ आया OH। इसके बाद दोस्त यहीं पे हाइड्राइड ट्रांसफर मार दो, ये ऐसे, ये बॉन्ड यहाँ खुला, ये बॉन्ड इधर। ठीक है, कितना आसान है यार, कितना आसान है। ठीक है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। हाँ, ये बोलना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि फास्ट, ये दो स्लो। इसके बाद तो आपका प्रोटॉन ट्रांसफर होना है। अच्छा, इसको बुक्स लिखती हैं इंट्रा प्रोटॉन ट्रांसफर। इंट्रा क्यों लिखती हैं? मतलब अपने अंदर ही प्रोटॉन ट्रांसफर होने वाला होता है ना। देखो, तो इंट्रा इसलिए बोलती हैं ये कि यहाँ से भाई तेरा H है, ये निकल के यहाँ चला जाएगा। ठीक है, बाकी तुम सॉल्ट फॉर्म में ले लो चाहे बेस फॉर्म में ले लो, ये आपका बन गया। तो एक ही में रिएक्शन हो गई, इसलिए इसका नाम दिया जाता है इंटरनल कैनिजारो। ठीक है, दिमाग की बत्ती कुछ जलाऊं तुम लोग की। अगर दोस्त वो नालायक हो जाए सवाल और तुमसे कर दे कुछ ऐसा और बोल दे आजा भैया मेरे प्रोडक्ट बना दे, तो क्या टेंशन लेनी, क्या टेंशन लेनी है? इसका प्रोडक्ट का कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मारना कि तुम बस इतना बता देना मुझे, कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई मारना दोस्त। ठीक है, हाँ, ये तुम मुझे इसका बता देना कि बस कमेंट बॉक्स में इतना लिखना कि OH माइनस का अटैक C1 पे कराओगे या C2 पे कराओगे, क्योंकि ये बात तो तुम जानते हो ना कि एक बार तुमने जिस पे अटैक करा दिया उसका सॉल्ट बनना है और दूसरे वाले को रिड्यूस होना है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। और अगर मैं थोड़ा लेवल और बढ़ा दूं, यहाँ पे ड्यूटेरियम कर दूं और यहाँ पे ड्यूटेरियम कर दूं और तुम्हारे साथ खेलूं और बोलूं प्रोडक्ट बनाओ, तो ये दिमाग तुम लगाओगे, ये तुम्हारा काम है। ठीक है ना, मेरी बात क्लियर कट समझ में आ रही है? 100% समझ में आ रहा है क्या हो रहा है केमिस्ट्री में मेरे साथ? ठीक है, दैट्स नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक दो लास्ट रिएक्शन और देख लेते हैं जिसमें अपने पास एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है यार। ये ऐसे दे रखा है इन्होंने और यहाँ पे दे रखा है OH माइनस, तो बटा वैसे तुरंत फटाफट से प्रोडक्ट बना सकते हो।
अब मैं पूरी मैकेनिज्म तो नहीं करूँगा, बस इतना हिंट दे दूंगा कि हाँ भैया अटैक यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ क्राउडिंग ज़्यादा है। तो यहाँ पे वो आ जाएगा, मतलब इसका अल्कोहल बन जाएगा और इसका सॉल्ट बन जाएगा। सिंपल, खत्म हो गई। ठीक है ना, था ना बहुत सिंपल चीज़। आई होप दोस्त आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, पूरे वीडियो का सिनेरियो अच्छा लगा होगा, है ना। इवन ये हेट्रो एटम में भी ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हेट्रो एटम में भी ऐसा ही होता है। जैसे ये अगर तुम इसको ले लोगे, इसको फरफ्यूनेल बुलाते हैं, फरफ्यूनेल बुलाते हैं। ठीक है, इसके 2 मोल्स लेके इसको एल्डोल करा दो, सॉरी कैनिजारो करा दो, बन जाएगा ना प्रोडक्ट। कुछ करना नहीं है। एक बनेगा CO-, एक बनेगा CH2H। ठीक है दोस्त, आई होप पूरी कैनिजारो की सेशन, पूरी कैनिजारो की सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्त, थैंक यू, नाइस डे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक मार देना। ठीक है, और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना। ठीक है, और दिस इज़ माई कोड, इसको याद रखना, यही आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्ट।